ओके सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और रिएक्ट जेएस की सीरीज में ये वीडियो होगी आपकी लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। आखिर ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, आखिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस सीरीज की पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर देखिए हमारे साथ ही चल रहे हो तो बस बने रहो। कहीं भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा और फ्री है तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि अगली वीडियो कब आए आपको पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलेगा। ये सब चीजें फ्री होती हैं तो हमारे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन हम आपको बता देते हैं। सो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहां पर फिलहाल ये मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट यहां पर बनी हुई है और इस वेबसाइट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितना हिस्सा यहां से यहां तक बना हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे? इस वाले हिस्से को आप बोलेंगे नैप बार। यहां पर मैं लिख देता हूं, इस हिस्से को आप बोलेंगे नैप बार या कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। और ये जो यहाँ पर ये इमेज और ये बटन जो भी लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ, हो सकता है आप इसको हीरो इमेज बोले या फिर आप इसको बैनर बोले, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना। और जो कुछ ये नीचे लिखा हुआ है यहां से यहां तक, हो सकता है आप इसे कंटेंट बोले या मेन कंटेंट बार, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यानी कि एक वेबसाइट जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसमें नैप बार भी होता है, उसमें मेनू बार या फिर आप जो भी बोले उसे, उसमें आपका बैनर होता है, उसमें आपके मेन कंटेंट होता है, उसमें आपके फूटर होता है, समझ रहे हो ना, उसमें आपके साइड बार भी होते हैं। सो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर ध्यान देंगे तो इस वेबसाइट का होम पेज यहां पर ओपन है, लेकिन देखिए यहां पर जो नैप बार है वो यही है और जो फूटर है वो यहां पर आपका लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं दूसरे पेज पर जाता हूं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वाले पेज पर जाता हूं, तो यहां पर देखिए नैप बार आपका वही रहा, हालांकि कंटेंट आपका चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं फूटर पर जाता हूं तो फूटर भी देखिए वही सेम फूटर है। अगर मैं किसी और पेज पर जाता हूं, मान लीजिए ट्यूटोरियल या फिर ब्लॉग वाले पर जाता हूं, तो देखिए नैप बार में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, वो सेम ही है और फूटर जो है वो भी आपका यहां पर सेम ही है। कहने का मतलब ये है कि नैप बार हुआ या फिर फूटर्स हुए या फिर साइड बार्स हुआ, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं आपकी वेबसाइट में जिनको बार बार आपको हर एक पेज पर इस्तेमाल करना होता है। सो क्या आप हर बार इन कंपोनेंट के लिए कोडिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करेंगे कि एक नैप बार का कंपोनेंट, एक फूटर का कंपोनेंट, एक साइड बार का कंपोनेंट या फिर जो भी कंपोनेंट आपको इस्तेमाल करना हो सकता है बार बार, उसके लिए आप एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे और उसको कहीं भी जितनी बार चाहे उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो कंपोनेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पर जाऊं और यहां पर अगर मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट वाले ऑप्शन पर जाकर दिखाऊं, यहां पर चौथे नंबर पर आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। यहां पर लिखा भी हुआ है कंपोनेंट लेट यू स्प्लिट द UI इनटू इंडिपेंडेंट, यानी कि यहां पर बोल रहा है कि आपकी जो वेबसाइट होगी उसके जो कंपोनेंट होंगे उनको इंडिपेंडेंट कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। अब जहां चाहे अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका यही है, रीयूजेबल पीसेस, यानी कि आप एक बार लिखिए बार बार जहां चाहे वहां पर इस्तेमाल करते रहिए। ओके, सो ये तो रहा थ्योरी की बात। अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं आपके रिएक्ट जेएस में। पहला होता है फंक्शन कंपोनेंट या फिर फंक्शनल आप उसे बोलते हैं, दूसरा होता है आपका क्लास कंपोनेंट। हालांकि मैं यहां पर पहले से मेंशन कर दूं कि आज की डेट में अभी रिएक्ट 18 चल रही है, अभी की डेट में फंक्शनल कंपोनेंट का ही इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप पुरानी वाली जो हमने ऐप बनाई थी ना, यहाँ पे एकदम डिफॉल्ट ऐप बनाई थी, यहां पर आपको देखने को मिलेगी, यहां पर जो हम कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे थे वो भी फंक्शनल कंपोनेंट ही था। यानी कि अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से एक प्रोजेक्ट को बिल्ड भी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपका कंपोनेंट बनकर आता है वो भी फंक्शनल कंपोनेंट ही है। तो आखिर ये क्लास कंपोनेंट कहां काम होगा? देखिए क्लास कंपोनेंट आपका पहले यूज होता था रिएक्ट में, अब नहीं होता है, अब फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है। हालांकि हम क्लास कंपोनेंट के बारे में भी समझेंगे लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट पर ही हम काम करने वाले हैं। तो अब ये क्या होता है वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने बीएस स्टूडियो कोड पर और यहां पर एकदम क्लीन कर देता हूं मैं इसको। और यहां पर एक्सप्लोरर में यहां पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है माई ऐप नाम से, जो हमने पिछली वाली वीडियोस में बनाया हुआ है। यहां पर आपको सोर्स पर जाना है और app.js फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ हम क्लियर कर देते हैं, इसको चैन मोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है अगर वो कंफ्यूजिंग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। सबसे पहला काम होता है एक कंपोनेंट बनाने से पहले कि आपको एक फाइल बनानी होती है। तो यहां पर बना हुआ है app.js ऑलरेडी, ठीक है। और अभी हम समझेंगे अभी किस प्रकार से एक और नई फाइल बना सकते हैं। लेकिन जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन
एक्सटेंशन है वो .js या फिर .jsx होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर जो फाइल है वो app.js है और इसके अंदर आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं। सबसे पहले जो हम कंपोनेंट बनाते आ रहे हैं वो है फंक्शनल कंपोनेंट, उसी को हम बनाते हैं। सो अगर आपने ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ BS स्टूडियो कोड में, तो आपको लिखना है IMP और एंटर हिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह लिख सकते हैं RFCE। तो ये एंटर जैसे आप हिट करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके लिए एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देता है। लेकिन मैं शॉर्ट पर काम नहीं करूंगा, मैं एकदम लॉन्ग टर्म में आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट को, और कहां से करना होता है? रिएक्ट पैकेज से करना होता है। सो रिएक्ट जो है ये सेकंड टाइम जो आपने लिखा है यहां पर जो आर है वो स्मॉल ही होनी चाहिए। इसके बाद क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो आपको एक फंक्शन यहां पर बनाना होगा। सो यहां पर मैं लिख देता हूं फंक्शन यानी कि कीवर्ड, देन फंक्शन का क्या नाम होगा वो आपका जो फाइल का नाम है वही आप रख दीजिए, यानी कि APP ऐप रख दीजिए। देन क्योंकि फंक्शन है पैरेंथेसिस ओपन कीजिए और इसके बॉडी में यहां पर क्योंकि फंक्शन कोई भी हो वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो यहां पर आप रिटर्न कर दीजिए, देन पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर दीजिए। अब यहां पर अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर जो रिटर्न है वो रिटर्न क्या करेगा, वो एक पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। पेरेंट से मतलब ये है कि आपको एक डिप बनाना है, अभी फिलहाल डिप बनाना है, लेकिन इसमें फ्रैगमेंट भी होता है रिएक्ट में। तो एक डिप बनाना है, डिप के अंदर जितने चाहे उतने चाइल्ड आप यहां पर एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर लिख दीजिए हेडिंग में, यहां पर आप लिख दीजिए हेडिंग इस प्रकार से, और यहां पर आप मल्टीपल पैराग्राफ भी यहां पर लिख सकते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बना, अब ये फंक्शनल कंपोनेंट बना। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा। सो यहां पर आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और देन किसको आप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, ऐप फंक्शन यानी कि ऐप कंपोनेंट को। सो कंट्रोल ऐसे कर दीजिए सेव। इसके बाद आपको टर्मिनल ओपन करना होता है, और टर्मिनल पे यहां पर याद रखिएगा, मैं अलग कर देता हूं ओपन, टर्मिनल पर वही फोल्डर ओपन होना चाहिए जिसमें आपका प्रोजेक्ट है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, सॉरी यहां से रिमूव करते हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो माई ऐप नाम के फोल्डर के अंदर है, तो टर्मिनल पर भी यही ओपन होना चाहिए। तो आपको लिखना होगा CD my-app और एंटर हिट कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आपको लिखना होगा npm start और आप एंटर हिट कर दीजिए। जैसे आप एंटर हिट करेंगे इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, और आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पर लोकल होस्ट 3000 ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहां पर आपको हेडिंग और पैराग्राफ, शायद स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ स्पेलिंग गलत तो कोई बात नहीं है। तो यहां पर हेडिंग और पैराग्राफ जो भी आपने लिखा था वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या है यहां पर समझिए, app.js क्या है। app.js एक फंक्शनल कंपोनेंट है। यहां पर देखिए सीधे सीधे फंक्शन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि ऐसा कंपोनेंट जहां पर आप फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लास कंपोनेंट यानी कि ऐसा कंपोनेंट जहां पर आप जावास्क्रिप्ट की क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सेम काम आपका पहले यानी जो पहले यूज करते थे हम क्लास कंपोनेंट, उससे भी हो सकता है। तो वो कैसे होता है, इसको मैं फिलहाल क्या करता हूं, इसे मैं कॉमेंट कर देता हूं। क्लियर है, ताकि आपको सही समझ में आए सब कुछ। तो ये सब कर दिया हमने कॉमेंट, समझ लीजिए अभी यहां पर लिखा भी नहीं है। अब क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए फाइल नेम आपका .js या .jsx ही होगा, कोई और नया नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है क्या, रिएक्ट फ्रॉम इस प्रकार से, और यहां पर आपको लिखना वही काम करना पड़ेगा, यानी कि रिएक्ट को आपको इंपोर्ट करना है। इसके बाद चूंकि ये क्लास कंपोनेंट है तो यहां पर आपको क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, रिजर्व वर्ड का। देन क्लास का नाम क्या होगा, तो क्लास का नाम यहां पर हमारा ऐप होने वाला है। इस प्रकार से आप वहां पर देखिए, यहां पर आप लिखते हैं ना फंक्शन का नाम ऐप, यानी कि जैसा फाइल का नाम वैसे ही क्लास या फंक्शन का नाम। सो यहां पर आपने लिख दिया क्लास ऐप। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी था, यहां पर यह था कि आपको जो रिएक्ट पैकेज था, रिएक्ट मॉड्यूल था, वहां से आपको एक कंपोनेंट नाम की क्लास को एक्सटेंड करना होता है इस ऐप नाम की क्लास के अंदर जो आप बना रहे हैं। नहीं समझ में आया तो अभी समझा देता हूं। सबसे पहले आपको ये जो रिएक्ट है ना, यहां पर कॉमा लगाकर एक क्लास को इंपोर्ट करना जिसका नाम कंपोनेंट होगा। क्या होगा, कंपोनेंट इस प्रकार से। अब आपको उसको एक्सटेंड करना है इस ऐप क्लास के अंदर, तो आपको करना क्या है, एक्सटेंड लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहां पर कंपोनेंट। कंपोनेंट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑन ऑफ करना है, लेकिन यहां पर तो आपको क्लास लिखा हुआ है, लेकिन ये क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन या मेथड हो सकते हैं, तो वो भी आपको यहां पर करना है। लेकिन यहां पर जो मेन आपका फंक्शन का नाम होगा जिसे आप रिटर्न करेंगे, जो कि रेंडर होगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम रेंडर ही है। अब चूंकि एक फंक्शन है तो आपको पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करना है, और इसकी बॉडी को आपको ओपन करना है। और मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, तो यहां पर आपको रिटर्न का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन
आपने देखा होगा ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि रिटर्न के बाद यहां पर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो रहा था, तो यहां पर भी आपको पैरेंथेसिस को ओपन करना है और इनके बीच में आप कोई भी एक पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। सो यहां पर वही हम सेम लिख देते हैं डिव, और यहां पर मैं लिख देता हूं वही सेम h1, और यहां पर मैं लिख देता हूं हेडिंग, और यहां पर मैं लिख देता हूं 1 या 2 लिख देते हैं चलो, और यहां पर हम पैराग्राफ के लिए p टैग को ओपन करते हैं और यहां वही स्पेलिंग वही गलत वाली ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। लेकिन अभी हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया तो हम उसको सेम तरीके से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस प्रकार से, और ऐप जो कि क्लास का नाम होगा। कंट्रोल से हम करते हैं सेव और देखते हैं अपने उस पर, सॉरी कहां पर आ गया मैं, हाँ तो देखिए यहां पर भी आपका वही रेंडर हो गया, जैसे कि आपका जो रेंडर हो रहा था फंक्शन कंपोनेंट से, वही सेम आउटपुट आपका क्लास कंपोनेंट से भी हो सकता है। करना क्या है, आपको कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करना होता है, जो भी क्लास आप बना रहे हैं यानी कि ऐप के अंदर। अगर आप यहां पर इस प्रकार से इसको कंपोनेंट इस प्रकार से अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करते तो आप सिंपली कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इस प्रकार से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्लास कंपोनेंट को इतना ही समझते हैं और इसको यहां से हम हटा देते हैं पहली फुर्सत से, और ये जो कुछ लिखा हुआ है हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे इस प्रकार से। अब यहां पर पहले तो हम दिखा देते हैं, ठीक है चल रहा है। इसके बाद यहां पर समझो कि हम इस प्रकार से मान लो हमें नैप बार बनाना हो या फूटर बनाना हो या साइड बार बनाना हो, तो सब कुछ तो हम ऐप के अंदर नहीं लिखने वाले, समझ लो ना। ऐसे तो बहुत सारा एक ही फाइल के अंदर आ जाएगा कोड, नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि माई ऐप जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर सोर्स पर जाकर यहां पर एक फोल्डर बनाना होगा, और इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कंपोनेंट्स रखता हूं, यही फोल्डर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कंपोनेंट्स के अंदर अब जो अगला फोल्डर बनेगा, जैसे मान लीजिए आप नैप बार बनाना चाहते हैं, तो यहां पर जो अगला फोल्डर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका नैप बार के नाम से। क्लियर है। अब नैप बार नाम के फोल्डर के अंदर कुछ फाइल होंगी, जैसे कि पहली फाइल होगी आपकी नैप बार डॉट जेएस या फिर डॉट जेएसएक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरी फाइल हो सकती है याद रखिएगा, वो हो सकती है आपकी नैप बार डॉट सीएसएस, अगर आप कास्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इस प्रकार से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। समझ रहे हो ना। सोर्स पे जाना है, कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाना है। अब जरूरी नहीं है कंपोनेंट नाम का ही फोल्डर हो, कहने का मतलब एक फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर एक नैप बार का फोल्डर, अगर आप नैप बार बनाने हैं, अगर मान लीजिए आप साइड बार बनाने तो यहाँ पर एक साइड बार का फोल्डर होगा इस प्रकार से, उसके अंदर भी आपकी मल्टीपल फाइल होंगी। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर नैप बार फोल्डर और उसके अंदर नैप बार डॉट जेएसएक्स। अब हमें करना क्या कि मान लो यहां पर हमें एक नैप बार बनाना है, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट पहले बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, RFCE। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा ये कहां से मैं कमांड को लिख के एंटर कर देता हूं, तो ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL का एक एक्सटेंशन होता है, यहां पर आपको साइड में ऑप्शन मिलता है बेस स्टूडियो कोड में, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही मैंने RFCE लिखकर एंटर कर दिया, यहां पर नैप बार ऑटोमेटिक फंक्शन का नाम हो गया और वो यहां पर रिटर्न भी हो गया। समझ लो। अब हमें करना कुछ नहीं है, यहां पर हमें H1 में मैं फिलहाल अभी मैं नैप बार नहीं बना रहा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि भैया ये जो है ना कंपोनेंट वो नैप बार का, ताकि आपको पता चल सके। अब चलते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पर, यहां पर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, कुछ नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो आपका रेंडर हो रहा था, मैंने आपको क्या बताया था, यहां से हम कट करते एकदम कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि रेंडर किस प्रकार से होता है। देखिए पब्लिक फोल्डर में index.html होता है, यहां पर div id रूट होती है, और ये रेंडर कहां होता है वो आप देखिए सोर्स फोल्डर के अंदर index.js के अंदर, यहां पर आपका ये गेट एलिमेंट बाई आईडी की मदद से रेंडर हो रहा है। और रेंडर में जो मेन कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो आपका app.js वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये कंपोनेंट यानी कि नैप बार कंपोनेंट को इस्तेमाल करना है तो उसको आपको app.js के अंदर या फिर जहां आप चाहते हैं इस्तेमाल करना, वहां पर आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। फिलहाल हम app.js के अंदर napbar.jsx वाली जो आपका कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हमने napbar.jsx को लिख लिया, एक तरफ हमने app.js को लिख दिया। अब यहां पर हमें napbar.jsx को app.js वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करना आपको आता होगा, आपको लिखना है इंपोर्ट, ये कमांड है। और कहां से इंपोर्ट कर, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, अगर यहां पर आप डॉट स्लैश लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि सेम डायरेक्टरी में वो सर्च करेगा। अगर यहां पर आप डॉट स्लैश लिखते हैं तो यानी कि जो डायरेक्टरी आपकी ओपन है उससे बाहर वाला जो भी फोल्डर होगा वहां पर चेक करेगा। सो अभी हमारा सोर्स फोल्डर के अंदर ही है वो भी, तो हम डॉट स्लैश लिखकर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहां पर हम नैप बार फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहां से हम नैप बार डॉट जेएसएक्स को उठा लेंगे। और मॉड्यूल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं वो भी हम नैप बार ही रखना चाहते हैं। अब एक चीज शायद आपने नोटिस की होगी, अगर मैं भूल ना जाऊं बताना तो इसलिए पहले ही बता देता हूं कि
हमने जो कंपोनेंट बनाया जिसका नाम navbar.jsx है, उसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है। और ये गलती से नहीं है, ये शर्त है कि कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर, कंपोनेंट का जो भी नाम होगा उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। सो यहां पर जो एन है वो कैपिटल ही होना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको बतानी थी, मैं भूल जाता इसलिए मैंने बता दिया। तो कोई भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के बाद इस्तेमाल करने के लिए आपको उसे एक टैग की तरह, एक एलिमेंट की तरह इस्तेमाल करना है। एलिमेंट यानी कि आपको ये एंगल ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां पर जो भी आपने नाम दिया था navbar यहां पर वो आपको लिखना है, देन आपको सेल्फ क्लोजिंग लगाना है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको HTML में। तो आपको इस प्रकार से कंपोनेंट को नाम को लिखना होता है। कंट्रोल से करता हूं मैं सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पर। देखिए यहां पर पहले आपको navbar देखने को मिलेगा, फिर हेडिंग और पैराग्राफ देखने को मिलेगा जो कि app.js के ही है, लेकिन navbar जो है वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। इससे क्या होगा कि कोडिंग आपकी सेपरेट रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे वो app.js के अंदर ही इंपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि navbar के अंदर आप कोई और जो आपका कंपोनेंट होगा बाहर का वो आप इसमें इस्तेमाल कर ले, समझ रहे हो ना। तो कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब रीयूजेबल कैसे होगा वो समझो। अब करना कुछ नहीं है, अगर आपको ये सब काम सेम करना हो तो या तो आप इसे कॉपी करके नीचे यहाँ पे कहीं भी पेस्ट करते थे, समझ लो ना। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये डुप्लीकेट करना है, रीयूज करना है, तो आपको इसको Ctrl+C से कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करते रहिए। हम देखिए 4 बार हमने इसे पेस्ट किया, Ctrl से सेव किया और यहाँ पर देखिए navbar, यानी कि कोडिंग एक बार लिखनी है, इंपोर्ट करो और काम खत्म। अच्छा, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। अगर यहाँ पर क्लास कंपोनेंट होता तो भी सेम ही आउटपुट आने वाला था। हालांकि हम फंक्शनल कंपोनेंट आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट भी रिकमेंड कर रहा है और बहुत सारे हुक्स वगैरह हैं जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, बहुत सारे हैं। तो वो भी हम फंक्शनल कंपोनेंट के माध्यम से ही पढ़ पाएंगे, तो हमें जरूरी है। तो कंपोनेंट बनाना आपको आ गया, किस प्रकार से आप कंपोनेंट बनाते हैं, किस प्रकार से उसको इंपोर्ट करते हैं। हालांकि आप चाहें तो एक कंपोनेंट में वैल्यू को पास भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है जो कि app.js है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है जो कि navbar.jsx है, अगर आप चाहते हैं कि navbar जहां से आप कॉल कर रहे हैं navbar को, वहां से एक वैल्यू इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट के पास जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि वो चीज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से होगा। फिलहाल समझिए कि यहां पर मान लीजिए मैं टाइटल देना चाहता था, तो यहां पर मैं टाइटल लिख देता हूं सब्सक्राइब प्लीज, जो कि आप करते नहीं हो। तो Ctrl से मैं इसको सेव करता हूं। तो इस प्रकार से हम एक एट्रीब्यूट के माध्यम से कंपोनेंट से, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से एक वैल्यू को पास कर सकते हैं चाइल्ड आपके कंपोनेंट पर। सो यहां से हमने टाइटल को पास किया। यहां पर अब हमें करना क्या होगा, फंक्शन के navbar में एक आर्गुमेंट रिसीव कर, इसका नाम हम props रखेंगे। दिस डॉट props नहीं होगा, ये सिर्फ props होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आपको ये इस्तेमाल करना है टाइटल वाला एट्रीब्यूट यहां पर, तो यहां पर आप navbar की जगह एक्सप्रेशन है क्योंकि, तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, props डॉट टाइटल, जो भी वहां पर एट्रीब्यूट का नाम होगा, टाइटल। Ctrl से करते हैं आप सेव और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइब प्लीज। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कंपोनेंट के माध्यम से वैल्यू को पास कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैं भी कर रहा हूं इसे प्रॉप्स बोलते हैं और इसे अगली वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं। यहां पर मैं पेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं यहां पर कोई और वैल्यू जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर सब्सक्राइब प्लीज लिखा था, यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक प्लीज। समझ रहे हो, एक ही कंपोनेंट को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर सब्सक्राइब प्लीज, यहां पर लाइक प्लीज। तो ये होता है मेरे भाई कंपोनेंट, फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। होपफुली आपको समझ में आ गया। कोई चीज अगर रह भी रही होगी ना गलती से, तो अगली वीडियो में हम आपको समझा ही देंगे। अगली वीडियो वैसे हमारी प्रॉप्स के ऊपर रहने वाले, प्रॉप्स क्या होते हैं और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बस वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट करना है। सब्सक्राइबर फिलहाल बेशक कम है क्योंकि ये नया चैनल है, हमारा पुराना चैनल उसका नाम है टेकफुली। अगर आपको वो देखना है तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। 27,000 उस पर सब्सक्राइबर है फिलहाल। लेकिन ये चैनल हमने थोड़ा ईजीनेस, इसका नाम थोड़ा ईजी है तो इसलिए हमने इसको बनाया है और यहाँ पर हम रिएक्ट, नोड, मोंगो ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हो तो बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना। जुल्फे हमारी साइड में निकल के आ रही है, पता नहीं क्यों कटवानी पड़ेंगी, कर देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।